नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना की मार से यूं तो हमारा पूरा देश करा रहा है, मगर अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका हमें ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर हमारे बच्चों पर होने वाला है। राजस्थान के 2 जिलों में बच्चे बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। दौसा और डूंगरपुर में बच्चों में कोरोना का संक्रमण परेशान करने वाला है। 600 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस सबके बीच राजस्थान में 7 जून तक ही हो रहा है। कोरोना का संक्रमण अब बच्चों को हो रहा है। बच्चे बड़ी तादाद में हो रहे हैं कोरोना से संक्रमित। राजस्थान में बच्चों में कोरोना के संक्रमण से हाहाकार मच गया है। देखिए, दौसा में सिकराय उपखंड के एक गांव की इन 2 बच्चियों को, एक की उम्र 9 साल है, दूसरे की उम्र 10 साल। इन दोनों के पिता कोविड पॉजिटिव थे। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उसके बाद कोरोना ने इन दोनों बच्चियों को चपेट में ले लिया। बच्ची या 11वीं में चल रही है, ये 10वीं में चल रही है। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो दवाई का क्या है? प्रशासन आया था दवाई देने के लिए, चेक करने के लिए। दवाई दे आई। ठीक इसी तरह सिकराय के हिगी गांव में एक 2 साल का अबोध बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। सुनिए उसके मामा क्या कहते हैं। हमने भी करवाई थी तो हमारी तो नेगेटिव आई थी। जो एक छोटा 2 साल का भांजा था मेरा, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसमें कोई सिम्टम्स तो थे नहीं, लेकिन वो 2 दिन तक चिड़चिड़ा था, तो उस वजह से उसकी जांच करवानी जरूरी समझी थी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अकेले दौसा में 1 मई से 21 मई के बीच 18 साल से कम के 341 बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए। जो हाल दौसा का है, बिल्कुल वैसा ही हाल डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में भी बच्चे तेजी से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर 22 मई तक 18 साल से कम के 255 बच्चे संक्रमित हुए। लेकिन डूंगरपुर के कलेक्टर कह रहे हैं कि उनके जिले में बच्चों में कोरोना का संक्रमण बिल्कुल सामान्य है। बच्चों के माता पिता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसलिए बच्चे भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है। 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। जिले में पिछले 6 महीने में ना ही तो किसी बच्चे की कोरोना से डेथ हुई है और ना ही ऐसा कोई सीरियस केस आया है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाना पड़े। लेकिन कलेक्टर की बातों को खुद सीएमओ ही खारिज कर देते हैं। सीएमओ बताते हैं कि पिछले 10 दिन में 250 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हमारे जिले में 12 मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं तथा ये हमारे बेहतर सर्विलेंस, बेहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संभव हो पाया है। अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि कोविड के चलते किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं है, लेकिन खतरा तो खतरा है। और कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें कब किसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी देश के वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जाहिर कर दी थी कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। आशंका ये भी थी कि तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में लेगी। फिलहाल राजस्थान के हालात देखने के बाद यही लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर शायद दस्तक दे रही है। बेहतरी इसी में है कि कोविड के नियमों को सख्ती से मानते रहें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चे भी। डूंगरपुर से राजेश सोनी के साथ संदीप मीणा, दौसा, आज तक।
राजस्थान अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सता रही है और बच्चों को डरा रही है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले से तैयारियां भी शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बना दी है जो बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी, बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने का काम करेगी। ये मुश्किल घड़ी है क्योंकि महामारी बड़ी है और अब बच्चों के सामने विभीषिका बनकर खड़ी है। राजस्थान की तरह ही महाराष्ट्र में भी बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी तीसरी लहर दस्तक दे रही है क्योंकि इसी तीसरी लहर को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। आशंका पहले ही जताई गई थी कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित बच्चे होंगे, इसीलिए उद्धव सरकार ने एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया। ये पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाएगी। उद्धव ठाकरे ने इसी टास्क फोर्स के साथ आज बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। नागरिकांना आवाहन करतोय, केवळ मुलांसाठीच नव्हे तर अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, तिसरी लाट येऊ नये हा आपला प्रयत्न आहे। मात्र त्याच्यासाठी आपली तयारी सुरू आहे। बच्चों के लिए टास्क फोर्स जो कोविड सेंटर बनाएगी उसमें पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम होगा। पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से तीसरी लहर की चपेट में बच्चों को आने से रोका जाए। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं, तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। पीडियाट्रिक टास्क फोर्स सिर्फ कोविड केयर सेंटर में बच्चों की देखभाल ही नहीं करेगी, बल्कि बच्चों के इलाज के पैटर्न की भी स्टडी की जाएगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुसार से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियन हैं, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों को और भी ज्यादा संक्रमण होने का खतरा है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज ऑफ द बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में लास्ट टाइम मैनेज कर रहे थे, इस बार हमको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है और उनमें लेट कोविड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सिवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े, और उसके लिए प्रिपेयर करने के रखना अगर पॉसिबल है तो सबसे अच्छा। महाराष्ट्र की ये तैयारी दूसरे राज्यों के लिए सबक है, क्योंकि अगर बच्चों को बचाना है तो तैयारी तो करनी ही होगी, वो भी बड़े पैमाने पर। देश के नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि जिस तरह की बहानेबाजी दूसरी लहर के पीक पर जाने के वक्त की गई, वैसी लापरवाही और बहानेबाजी बच्चों के मामले में नहीं होगी। कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है।
जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव प्लान किए जा रहे हैं। सौरभ बक्ताने के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। और अब एक बड़ी खबर बच्चों से जुड़ी हुई, वो ये कि 12th के एग्जाम्स होंगे और 1 जून को शिक्षा मंत्री निशंक इसकी घोषणा करेंगे कि फॉर्मेट क्या होगा, तारीख क्या होगी, 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी। अभी तक इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब ये तय हो चुका है जीएमओ की बैठक में कि शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को फॉर्मेट क्या होगा और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किस तरह से एग्जाम करवाया जाएगा। इसके अलावा तारीख का ऐलान भी करेंगे निशंक 1 जून। दोनों चीजें ही, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और कब फिर जो है आप समझ लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, अपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हम तो शिक्षा मंत्री निशंक ने ये खुद ऐलान कर दिया है कि अब सीबीएसई समेत अन्य राज्यों की 12वीं कक्षा के एग्जाम, बोर्ड परीक्षाएं होंगी, लेकिन उसकी घोषणा, तारीखों की घोषणा जो 1 तारीख को खुद शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस सवाल से पर्दा उठ गया है। 12वीं की परीक्षा होगी और ये परीक्षा कब होगी, इसकी तारीख 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बताएंगे। इसके साथ ही देश के अलग अलग सूबों के शिक्षा मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12वीं की परीक्षा कोविड नियमों के तहत होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव सुनिए। केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे, उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। केंद्र सरकार ने बाकी सूबों के शिक्षा मंत्रियों के सामने दूसरा प्रस्ताव रखा, वो भी सुनिए। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो, और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से 4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। ये उनका ऑप्शन भी था। लेकिन कोविड महामारी के बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में परीक्षाएं कराना खतरे से खाली नहीं। बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से बैठक में कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के लिए
वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। परीक्षा कराने की जिद नासमझी साबित होगी। केंद्र सरकार फाइजर से बात करके 1.4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगवाए, इतने ही शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके पूछे कि क्या 17.5 साल के बच्चों को 18+ वाली वैक्सीन दी जा सकती है। अगर हाँ, तो उन्हें वैक्सीन दिलाई जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बढ़ते कोविड केस को लेकर चिंता जताई गई। हमने उनको वही कहा कि हमें पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। इन सब चिंताओं के बीच तय किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी और उसका ऐलान खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई सुबह 7 बजे तक दिल्ली में तमाम प्रतिबंध रहेंगे, यानी कि लॉकडाउन रहेगा। थोड़ी देर पहले अब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह आश्वासन भी दिया कि अगर दिल्ली में लगातार केस इसी तरह से घटते रहे तो जल्द ही हम अनलॉक पर विचार करेंगे। कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी, यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है, यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर। वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलकर निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। यह तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, लेकिन दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कोरोना के इस भयानक काल में हमें जीवन भी बचाना है और जीविका के साधन भी बचाने हैं। इसीलिए हमने लॉकडाउन न लगाकर कोरोना कर्फ्यू लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, हमारा प्रयास है, एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, उसको बचाना है और साथ साथ हर व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। हमने इसके लिए कोविड कर्फ्यू लगाया है। कोरोना कर्फ्यू सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए बगैर हमारी कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो नीति है उसको हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू को इसलिए 31 मई तक सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने बढ़ाया है। इसमें हमारी आवश्यक सेवाएं चल रही हैं, उद्योग हमारे चल रहे हैं, परिवहन निगम की बसें उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गेहूं क्रय केंद्र, कोटे की दुकान, ये सभी हमारे संचालित हो रहे हैं, लेकिन सब में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए व्यवस्था दी गई है, हर एक प्रकार से व्यवस्था। और आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डीएम और एसडीएम की गुंडागर्दी की तस्वीरें दिखाते हैं। कल सूरजपुर के डीएम का थप्पड़ मारने वाला वीडियो आपने देखा, जो कि खूब वायरल हुआ। आज उसी सूरजपुर में
एसडीएम साहब का वैसा ही वीडियो वायरल हुआ। डीएम है तो तमाचा मारेंगे, एसडीएम है तो थप्पड़ मारेंगे, डीएम है तो गालियां देंगे, एसडीएम है तो कानून तोड़ेंगे, डीएम है तो फोन तोड़ देंगे, एसडीएम है तो बीच सड़क गुंडागर्दी करेंगे। पता नहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में अधिकारी अपने आप को गुंडा समझते हैं या शहर का दादा। डीएम के बाद अब एसडीएम की गुंडागर्दी की तस्वीरें देख लीजिए। छूटते ही हाथ छोड़ देने वाला इस आदमी का नाम प्रकाश सिंह राजपूत है। ये भैया थान ब्लॉक के एसडीएम है, लेकिन हरकतें देखिए किसी सड़क छाप ऐरे गहरे गुंडे जैसी है। तमाचे बरसाते डीएम और एसडीएम की ये तस्वीरें जनमानस में गुस्सा भर देती हैं। लोग पुकार करने लगे कि हे छत्तीसगढ़ की सरकार, इन अभद्र, अराजक, असंवेदनशील और गुंडे डीएम एसडीएम को सबक सिखाया जाए। इन्हें सिखाया जाए कि नियम क्या होते हैं। इन्हें सिखाया जाए कि जिले के मुखिया होने का मतलब दुर्दांत हो जाना नहीं होता। इन्हें सिखाया जाए कि जिलाधिकारी और एसडीएम होने का अर्थ क्या होता है। इनके गुरूर पर संविधान और कानून की परत चढ़ाई जाए। डीएम को तो सूरजपुर से हटाकर गौरव कुमार सिंह को जिले का नया डीएम बना दिया गया और इस तमाचेबाज रणवीर शर्मा को संयुक्त सचिव बनाकर मंत्रालय भेज दिया गया। लेकिन पीड़ितों की मांग है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए। सबको रुकवा रहे थे तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया। उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके, तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिया मेरे को। और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए, और चाबी ले लिए बाइक का और मोबाइल एकदम तोड़ दिए पूरा। जबकि उसको दवाई भी दिखाई कि दवाई लेकर जा रहा हूँ, तो बोले चलो इधर किनारे खड़ा हो, और डंडा गाड़ी से निकलवाए हैं गार्ड से, और देख उसके पैर के नीचे मारे हैं, पूरा लाल हो गया है उसका पैर, लंगड़ कर चल रहा है। प्रशासन की गुंडागर्दी है। ऐसा कभी मैं कलेक्टर में, आज मेरा 50 साल उम्र हो गया है, मैं कभी कलेक्टर को हाथ उठाते और डंडा चलाते हुए मैं नहीं देखा था। डीएम पर तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो गई, लेकिन बीच सड़क पर तमाचा बरसाने वाले उसी सूरजपुर के इन एसडीएम महोदय पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये भी है कि सूरजपुर में ही ऐसे अधिकारी क्यों हैं जिन्हें जनता के साथ व्यवहार करने की न्यूनतम मर्यादा भी नहीं पता। ओपी तिवारी, सूरजपुर, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसान आंदोलन की आग फिर से सुलगने लगी। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के समर्थन में विपक्ष फिर से लामबंद हो गया है। 26 मई को देश भर में किसानों के प्रदर्शन का विपक्ष की 12 पार्टियों ने समर्थन कर दिया है और इसके लिए कांग्रेस समेत 12 पार्टियों ने एक साझा चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजी। इस चिट्ठी में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की गई है। साथ ही एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट या सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। देश भर में प्रदर्शन की बात जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश अब कोरोना के सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। कोरोना के बढ़े मामलों और लोगों की मौत के बाद उनके दाह संस्कार को लेकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए गए। मगर इन सब के बीच राज्य में महामारी पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इसी के तहत यूपी ने कोरोना टेस्टिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तक कुल मिलाकर 4,65,00,000 टेस्ट करने वाला भी यूपी पहला राज्य है। टेस्ट बढ़ने के साथ यूपी में कुल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है।
वहीं 21 दिनों के भीतर 2,15,000 केस कम हुए। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। उसे सफलतापूर्वक आज नियंत्रित किया गया है। योगी सरकार के मुताबिक नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने के मामले में भी वो पहला राज्य बन गया है। उसने 18 से 44 साल की उम्र के 10 लाख नौजवानों का वैक्सीनेशन किया है। यूपी सरकार की इन कोशिशों की तारीफ पीएम मोदी ने भी की है। जब योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, आप सब बहुत परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। काफी मात्रा में इस बीमारी को हम कंट्रोल में ला पाए। पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना से लड़ाई के इंतजामों का जायजा लिया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व नौकरशाह और बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा की माने तो वाराणसी में भी हालात अब काबू में हैं। वहीं तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। हमने पूर्वांचल के लगभग 10-12 जिलों के पीडियाट्रिशियंस की भी ऑनलाइन मीटिंग किया था। उसमें से छन करके काफी अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं। कुछ हमें करने हैं, कुछ उनको करने हैं। जैसे सर एक आध जैसे पहली बात तो ये कि हम जिलों में पूर्वांचल के जो छोटे जिले हैं उनमें क्या हम एक किसी सामुदायिक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र को चिन्हित कर सकते हैं जो बच्चों के लिए एक स्पेशलिटी के रूप में डेवलप किया जा सके। कोरोना के नए मामले कम होने के बाद वाराणसी के 60% बेड खाली हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की दर भी कम हुई है। ऑक्सीजन की शुरुआत में जो कमी थी उसे भी दूर कर दिया गया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। पहलवान सुशील कुमार को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने सुशील कुमार को पुलिस कस्टडी में भेजा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की 12 दिन की रिमांड मांगी थी। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सुशील से अब दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास आपके पास हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, 6 दिन तक दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी। क्या उगलवाने की, क्या जानने की दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी? देखिए सर, 12 दिन की पुलिस कस्टडी दिल्ली पुलिस ने मांगी थी अदालत में। हालांकि दिल्ली पुलिस जो कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट, उसने 6 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। और जो लोकल पुलिस जहां पर यह वारदात हुई थी मॉडल टाउन इलाके में, वहां की पुलिस अब सुशील कुमार और जो अजय कुमार है उसको अपनी कस्टडी में लेगी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी है तो कोर्ट में सहित की जो मोबाइल फोन है सुशील कुमार का, हत्या के बाद से 4 दिन तक वो इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो मोबाइल फोन उन्होंने फेंक दिया। उसके अलावा इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कितनी बड़ी ये साजिश है, ये तमाम राज सुशील से उगलवाने हैं। इसके अलावा किस तरह से 14 दिन वो पुलिस से भागते फिरे, कौन कौन उनके मददगार है, ये तमाम वो चीजें हैं जो सुशील कुमार से और उसके सहयोगी अजय कुमार से पूछताछ करनी है। ये तमाम चीजें दलीलें जो है दिल्ली पुलिस ने दी थी, जिसके बाद रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में सुशील कुमार और अजय को भेज दिया। बहुत धन्यवाद अरविंद। हत्या के आरोप में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने अंततः गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में सुशील ने मारपीट में शामिल होना तो स्वीकार किया है। 4 मई को दिल्ली में सुशील और उसके साथियों ने एक जूनियर पहलवान के साथ बकाया पैसों को लेकर जबरदस्त मारपीट की थी, वहीं उसकी मौत हो गई थी। सुशील को बाद में रोहिणी अदालत में पेश किया गया। 6 दिन की पुलिस रिमांड में सुशील कुमार को भेज दिया गया है।
रेसलर सुशील कुमार से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में सुशील कुमार ने कबूल किया कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट में वो शामिल था। मारपीट के बाद वो घर जाकर सो गया, लेकिन जब सागर की मौत हो गई उसके बाद वो दिल्ली से हरियाणा नंबर की एक गाड़ी से फरार हुआ, उत्तराखंड गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो एक पेशेवर अपराधी की तरह लगातार दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था, कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यहां तक कि दिल्ली से फरार होकर वो उत्तराखंड में एक बड़े आश्रम में छुपा। दिल्ली पुलिस ने जब वहां पर रेड की उसके बाद वो दिल्ली आया। दिल्ली के बाद वो हरियाणा के बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ के बाद वो फिर चंडीगढ़, भटिंडा, मोहाली इन इलाकों में छुपा। लगातार पुलिस उसे पकड़ न पाए, इसके लिए वो नंबरों किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके बाद जो जांच में पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो दिल्ली के मुंडका इलाके में पहुंचा था पैसे लेने के लिए, और पैसे लेने के बाद फिर वो पंजाब की तरफ फरार होने की कोशिश में जुटा था। जांच में ये भी बात सामने आई है कि दरअसल फरारी के दौरान हरियाणा नंबर की जिस कार का इस्तेमाल सुशील कुमार कर रहा था उसे वो छोड़ चुका था। उसके बाद एक स्कूटी का इस्तेमाल कर रहा था। उसी स्कूटी पर सवार होकर सुशील कुमार, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, अजय जिस पर 50,000 का इनाम था, वो मुंडका इलाके में जा रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे दबोच लिया। जांच में चौंकाने वाला ये खुलासा भी हुआ है कि दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब सागर के साथ मारपीट हो रही थी उस दौरान सुशील ने प्रिंस नाम के एक शख्स को बोला था कि वो मारपीट का पूरा वीडियो बनाए ताकि सुशील कुमार उसे पहलवानी के अपने सर्किल में वायरल कर सके, अपनी धमक दिखा सके, और उस वीडियो को देखने के बाद कोई सुशील कुमार से टक्कर लेने की कोशिश भी न करे। लेकिन वीडियो बनाने के बाद अचानक सागर की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। प्रिंस को जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसके मोबाइल फोन से वो वीडियो बरामद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा था, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दरअसल वीडियो में सुशील कुमार मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया था। अब यहाँ पर जो साकेत का स्पेशल सेल का दफ्तर है, यहाँ से सुशील, पहलवान और अजय को लेकर स्पेशल सेल की टीम भारी भरकम सुरक्षा के बीच यहाँ से लेकर जा रही है, जहाँ से रोहिणी की अदालत में सुशील कुमार को पेश किया जाएगा। कोर्ट पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई कि वो 30 मिनट तक सुशील से कोर्ट में पूछताछ कर सकती है। कोर्ट रूम में ही वकीलों को भी सुशील से बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। बाद में पुलिस ने सुशील की 12 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन सुशील के वकीलों ने इसका विरोध किया। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। दरअसल सुशील और एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील उसी बकाये की वसूली को लेकर 4 मई को अपने साथियों को लेकर सागर और उसके साथियों को जबरन छत्रसाल स्टेडियम ले गया, जहां विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील गुट ने मारपीट करनी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल सागर की मौत होने के बाद सुशील फरार हो गया। 4 मई से पहले तक सुशील कुमार लाखों के आदर्श थे। दुनिया भर में उसका नाम था। पद्मश्री से लेकर खेल रत्न तक उसके नाम थे। लेकिन एक गलती ने जिंदगी भर की मेहनत और शोहरत पर पानी फेर दिया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। न जाने जश्न की कितने ही रातें सुशील कुमार को याद होंगी, न जाने ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में सफलता के बाद कितनी ही रातें होंगी जब सुकून के साथ वो सोए होंगे। लेकिन 4 मई 2021 की रात ऐसी रात थी जिसके बाद से सुशील कुमार की नींद उड़ गई थी। इस एक रात ने सुशील की जिंदगी भर की मेहनत और शोहरत इज्जत पर पानी फेर दिया था। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। चार मई 2021 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के एक हीरो के विलन बनने की इबारत लिखी जा रही थी, वो भी उसके खुद के हाथों।
शोहरत के जिस शिखर पर सुशील कुमार जिंदगी भर की मेहनत के बूते पहुंचे थे, वहां से फिसलने में उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक रात लगी। उनकी एक गलती ने कामयाबियों के करिश्मे को तार तार कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उस 4 मई की रात को हुआ क्या था। पुलिस की माने तो उस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में एक फ्लैट में मौजूद थे और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक जूनियर पहलवान को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया था। सागर खुद भी सुशील का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उनके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उनके फ्लैट के बाहर उनसे मिलने आए हैं, तो सागर और उसके साथी खुद ही चलकर उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील एक होंडा सिटी कार में अपने कुछ और साथियों के साथ बैठा हुआ था और यहाँ उसने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस की माने तो सुशील और उनके साथी सागर को अगवा कर अपने साथ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर आए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में OSD के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। दरअसल कभी सुशील का फैन रहने वाला सागर पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था, वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। लेकिन सागर ने 2 महीने का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद सुशील ने कई बार सागर से अपने बकाया किराए की मांग की, लेकिन सागर रुपए देने में टाल मटोल करता रहा। उस रात सागर और उसके साथियों को अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाने के बाद सुशील कुमार और उनके लोगों ने सागर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब सागर के दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, तो सुशील ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। हालत कुछ ऐसी हुई कि पहलवानों की पिटाई से लड़के बुरी तरह लहूलुहान हो गए। स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। पुलिस की माने तो यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन इसी मारपीट के बीच तब मामला और संगीन हो गया जब सुशील कुमार के साथियों ने सागर और बाकी लड़कों को डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। असल में सुशील के साथ उस रात सीधे सीधे खिलाड़ियों के साथ साथ 2 छटे हुए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बात लगातार बिगड़ती चली गई। हालत ये हुई कि किसी तरह इस बवाल से जान छुड़ाकर एक लड़के ने पुलिस को फोन कर दिया और आनन फानन में मॉडल टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने की खबर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुशील कुमार को पहले ही दे दी और सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। हालांकि स्टेडियम के बाहर गाड़ियों की तलाशी लेने के बाद पुलिस को एक लड़का एक कार में छिपा हुआ मिला। पहले तो पुलिस ने इसे मामले का पीड़ित और सागर धनखड़ का साथी समझा, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस को तब हैरानी हुई जब पता चला कि वो तो सुशील का साथी था और पुलिस के आने की भनक लगने पर वो पकड़े जाने से बचने के लिए छुपा हुआ था। 4 मई की रात जब जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंचती है तो वहां उसे बिखरा हुआ खून मिला। मारपीट में इस्तेमाल डंडे मिले। 5 गाड़ियां भी वहां पे पार्क थी, जिनमें से एक गाड़ी की पिछली सीट पर डबल बैरल लोडेड गन और 3 जिंदा कारतूस भी मिले। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा इस मारपीट में ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार भी शामिल था और इसी के बाद FIR दर्ज कर दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। मारपीट में गंभीर रूप से घायल सागर समेत उसके 2 दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को इतनी चोटें आई थी कि उसकी जान ही चली गई। उस रात की वारदात ने सुशील को ऐसा घेरा कि उसकी नींद ही उड़ गई और वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा। जिस पहलवान जैसा बनने के लिए आज हिंदुस्तान के लाखों रेसलर मेहनत कर रहे हैं, वो आज सब कुछ खोने की कगार पर पहुंच गया है।
अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। शोहरत की बुलंदियों पर जिस तेजी से सुशील कुमार का सितारा चढ़ा, उतनी ही तेजी से उनके सितारे गर्दिश में पहुंच गए। हरियाणा के गांव से निकला ये पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी और देश की झोली में कई सारे अवार्ड्स डालता गया, लेकिन सिर्फ एक आरोप ने, एक लड़ाई ने जिंदगी उसकी बदल दी। सुशील कुमार, ये नाम ही काफी है। पहलवानी की दुनिया का वो नाम जिसके सामने बड़े बड़े पहलवान सरेंडर कर देते थे। शोहरत, दौलत, क्या नहीं मिला इस पहलवान को, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह गईं। कामयाबी की चकाचौंध का तिलिस्म टूट गया। जिस मिट्टी में जोर आजमाइश के जरिए दुनिया में सिक्का जमाया, वही शोहरत मिट्टी में मिल गई। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। देश के सबसे कामयाब और सबसे मशहूर पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी का यही सच है। उसी सुशील कुमार की जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए। देखते ही देखते सुशील कुमार ने अपने नाम कई खिताब किए, देश का मान बढ़ाया। सुशील कुमार इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते। सुशील के नाम ही वर्ल्ड टाइटल है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 बार गोल्ड मेडल का खिताब भी इसी पहलवान के नाम है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता होने का गौरव भी सुशील के नाम है। अर्जुन अवार्डी और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इस शख्स को मिल चुके हैं। सुशील ने पहलवानी की दुनिया में ऐसी लकीर खींची कि नौजवानों के वो हीरो बन गए। उनकी तरह नौजवान पहलवानी करने का ख्वाब देखने लगे। कुछ बने भी, लेकिन कुछ को इस बात का भी रश्क रहा कि वो सुशील की तरह पहलवानी की दुनिया में नाम नहीं कमा पाए। पहलवानी की दुनिया के इस सितारे की जिंदगी में अब वो भूचाल है, वो संगीन इल्जाम है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। दिल्ली पुलिस का शिकंजा है, जिसके सामने कुश्ती के महारथी के सारे दांव फेल हो गए हैं। अंशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जहां बना हुआ है, वहीं कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल अभी तक नहीं सुधरा। आज तक ने पंजाब में बंद पड़ी डिस्पेंसरीज पर अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। इस रिपोर्ट का असर हुआ है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट। ये मोहाली जिले का वही गांव संते माजरा है जहां की सरकारी डिस्पेंसरी पर ताला लटका था। लोग इलाज के लिए आते, मगर बंद पड़ी डिस्पेंसरी को देख मजबूरी में शहरों का रुख किया करते थे। आज तक ने इसकी खबर दिखाई और उस खबर का असर भी हुआ। अब यहाँ डॉक्टर भी पहुँचे हैं, ताला भी खुला है, कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। लोगों को बिना पैसे दिए दवाई मिलनी भी शुरू हो गई है। यही नहीं, डॉक्टर घर घर जाकर भी कोरोना किट पहुंचा रहे हैं। मोहाली जिले के गांव संते माजरा की सूरत हाल हमने आपको आज तक पर दिखाई थी कि किस तरीके से ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इमारतें कहीं ना कहीं सफेद हाथी बन गए थे। यहाँ पर ना लोगों का इलाज हो रहा था, बल्कि जो लोग इलाज के लिए आ रहे थे उनको यहाँ पर ताला लगा हुआ मिलता था। अब इस खबर का असर हुआ है। इस गाँव में अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर आ गए हैं। सुबह से लेकर आज कितने लोगों की टेस्टिंग आपने की है और क्या क्या दवाई आप उनको दे रहे हैं? 16 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन वो सबकी रिपोर्ट नेगेटिव होने के कारण आज हमने किसी को दवाई नहीं दी है। अब यहाँ पर ताला भी खुल गया है, लोगों का इलाज भी हो रहा है, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो आज तक का धन्यवाद दिए हैं जिन्होंने इस ताले को खुलवाने के लिए अपनी जो टीम के साथ यहाँ पे दिखाया सारी दुनिया को, क्योंकि ये महामारी है, इसमें बहुत ही ज्यादा लोड थी। इन डॉक्टरों को भी मानवता की सेवा जो इनकी अभी लोड है। मोहाली जिले के एक और गांव की तस्वीर भी बदल गई है। गांव नया शहर वडाला के आलिशान हेल्थ और वेलनेस सेंटर को देख लीजिए। चारों तरफ से रंग रोगन किया हुआ है। तकरीबन 700 गज में इमारत बनी हुई है, लेकिन यहाँ भी कई महीनों से ताला जड़ा था। जैसे ही आज तक की टीम यहाँ पहुंची तो देखा कि लोग अपना इलाज करवा रहे थे, सैंपल दे रहे थे। टेस्ट के बाद यहाँ कई कोरोना पॉजिटिव भी मिले। अगर ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता, बीमारी लगातार महामारी का रूप लेती रहती।
इससे पहले इसी डिस्पेंसरी को हमने दिखाया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए, ये बाकायदा एक पूरे तरीके से बना हुआ हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है और यहाँ पर अब डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर टेस्टिंग भी बाकायदा की जा रही है। आप देख सकते हैं। मैम, यहाँ पर आप कोरोना की टेस्टिंग आप लोगों ने की आज? कितने लोग आज आए थे कराने के लिए? सर, अभी तक यहाँ पे 5 लोग आए हैं, अभी और आ रहे हैं। मेरे को फोन आया कि वो भी बंदे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बंदे और आएंगे। मोहाली जिले के ग्राम झंझेड़ी में भी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत है कि वैक्सीन का अब तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। जब गांव में बड़ी तादाद में लोग पॉजिटिव होने लगे हैं, डेथ होने लगी हैं, तो उसके बाद गांव के लोगों को भी समझ में आया है और उसका परिणाम ये है कि अब गांव के लोग खुद अपनी जिम्मेदारी से ही अपने आप पर नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और खुद का लॉकडाउन यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीकरी पहरे दे रहे हैं। ठीकरी पहरे में आप लोग क्या करते हैं? ठीकरी पहरे में जैसे ये गली है, यहाँ पे हम जो नौजवान बच्चे हैं ये खड़े हो जाते हैं, जो बाहर से आता है उसको चेक करते हैं। आप जैसे कोई रिपोर्ट हुई है वो उसके लिए, या खांसी जुकाम तो नहीं, बाहर जो बाहर के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं उनको भी रोकते हैं, आप बाहर घर से मत निकलें। वहीं मोहाली जिले के बडाला गांव में भी आज तक की खबर का असर हुआ। जहां सरकारी डिस्पेंसरी और दवाई की दुकान बंद थी, वहीं अब डॉक्टर भी हैं और दवाई भी मिल रही है। सवाल यह है कि इतनी खौफनाक दूसरी लहर के बावजूद सरकारों की नींद खुद क्यों नहीं खुलती। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।